माँ, हमारी बात का बुरा मत मानिएगा। आपको बबीता को जो भी देना है शौक से दीजिए, पर कम से कम ये तो देख लीजिए कि पापा सक्षम हैं कि नहीं। हम दोनों भाई भी अभी अभी नौकरी पर लगे हैं, पापा की उतनी मदद नहीं कर पाएंगे। और एक बबीता है जो अपनी डिमांड बढ़ाती ही जा रही है, उसे भी तो पापा के बारे में सोचना चाहिए। वो क्या चाहती है, उसकी शादी हो जाए और हम यहाँ कंगाल हो जाए। रवि और किशन अपनी माँ कमला जी से कहते हैं। कमला जी बोली, बेटा, उसकी शादी होने वाली है और तुम तो जानते हो वो पापा की लाडली है। अब उसने क्या कर दिया जो तुम लोगों के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। तभी बबीता अपने कमरे से निकलते हुए बोली, हाँ हाँ, कर लो शिकायत माँ से मेरी। अभी मैं पापा से तुम दोनों की शिकायत करती हूँ। और माँ, मैं बताती हूँ आपको, मैंने बस पापा से इतना ही कहा कि शादी में मुझे एक 4 व्हीलर चाहिए, कि बस ये दोनों आ गए आपके कान भरने के लिए। तभी बाहर से बबीता के पिता मोहन बाबू आए। पिता को देखते ही बबीता बोली, पापा, मैंने कहा था ना, मुझे 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए तो चाहिए। अरे मैं तो एक बार लेकर चली जाऊंगी, फिर क्या दोबारा आऊंगी। सारी कंजूसी आप लोगों को मेरे समय ही क्यों दिखती है। परेशान मोहन बाबू का चेहरा देखकर कमला जी बबीता से बोली, बबीता, ये अपने पापा से कैसे बात कर रही हो तुम? सारी तमीज बेच खाई क्या तुमने, यह दिमाग 7वें आसमान पर चला गया है। बबीता बोली, हाँ हाँ, सारी कमी तो मुझ में ही है। इन दोनों पर खर्च करते हुए अब जरा भी नहीं सोचती, पर मेरे लिए पता नहीं हमेशा आपके पास कम ही पड़ जाता है। गुस्से में बबीता पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मोहन बाबू बोले, नाराज कर दिया ना तुमने उसे। अब कुछ दिन ही तो वो यहां रहेगी, फिर तो शादी करके ससुराल चली जाएगी। कमला जी बोली, माना कि जल्दी ही शादी कर वो ससुराल चली जाएगी, पर कम से कम उसे अपने पिता और भाइयों की हैसियत और मजबूरी को भी तो देखना चाहिए कि नहीं। और ऐसा कौन सा अनोखा खर्चा कर दिया हमने हमारे दोनों बेटों पर, जो से ऐसा लगता है कि वो हमेशा कमियों में रही है, जबकि सबसे ज्यादा खर्चे तो वो ही करवाती आई है। मोहन बाबू बोले, अच्छा बाबा अच्छा, अब तुम मत शुरू हो जाओ, शांति रखो, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। रवि बोला, नहीं पापा, अब आप कुछ नहीं देखेंगे। इस तरह से बबीता की डिमांड अगर हम पूरी करते रहे तो कल को वो अपने घर में भी जाकर ऐसे ही रोज हंगामा करेगी। बताओ माँ, ये सब क्या अच्छा लगता है। कमला जी बोली, आखिर कैसी बेटी है जिसे अपने ही माता पिता की परेशानियां नहीं दिख रही। शादी क्या पक्की हुई है, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। माँ को परेशान देख किशन बोला, ये सब पापा के लाड़ प्यार का नतीजा है। ना खुद उसे डांटते हैं, ना हमें कभी समझाने देते हैं। पूरे दिन बबीता अपने कमरे में चिप्स खाते हुए टीवी देखती रही। शाम होने पर माता पिता दोनों भाइयों के साथ बातें कर रहे थे। तभी बबीता वहां आई और बोली, अरे मेरे बगैर कैसे डिस्कशन हो रहा है। मेरी शादी का जो भी सामान आएगा वो मैं खुद जाकर सेलेक्ट करूंगी। आप लोग अपनी मर्जी से उठाकर कोई भी सामान मत दे देना। दोनों भाई बोले, देखो तो कितनी बेशर्म हो रही है, पर छोड़ो, तुम्हारा सामान तुम खुद ही सेलेक्ट कर लेना, जैसे दूल्हा सेलेक्ट किया। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। बबीता बोली, अच्छा एक बात बताइए पापा, आपने 4 व्हीलर के बारे में क्या सोचा है, कौन सी दे रहे हो। कमला जी बोली, बबीता, एक ही बात तुम्हें बार बार क्यों समझानी पड़ती है। छोटा बेटा किशन भी बोला, कौन सी कार, कार वार तो हम नहीं दे रहे। इस पर बबीता बोली, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, पापा से बात कर रही हूँ। और मैं कार क्यों नहीं ले सकती पापा, मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ। वैसे भी मुझ पर नहीं खर्च करेंगे तो क्या तुम लोगों की बीवियों पर खर्च करेंगे। मेरे बाद और आखिर इन लोगों के खर्च ही क्या होंगे। कमला जी बोली, बेटा, मुंह खोलने से पहले एक बार अपने बाप की हैसियत तो देख लो, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। बबीता बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ माँ, मुझे सचमुच कार चाहिए। मेरे ससुराल वाले भी तो देखें कि मेरे मायके में कितना दम है, और वैसे भी दहेज लेकर जाऊंगी तो ही तो इज्जत होगी। कमला जी बेटी को समझाते हुए बोली, देखो बेटा, ससुराल में इज्जत कमानी पड़ती है, इज्जत कोई लड़की अपने दहेज में नहीं लेकर आती है। बबीता बच्चों की तरह जिद करने लगी तो कमला जी बोली, क्यों, तुम्हारे होने वाले पति संजय के परिवार वालों ने कार मांगी है क्या तुमसे, या उसने कुछ कहा है। बबीता बोली, नहीं, वो लोग तो कुछ भी नहीं मांग रहे। पर बीच में रवि बोल पड़ा,
इतनी देर से माँ तुम्हें समझा रही है, उनकी बात तुम्हारे दिमाग में बैठ नहीं रही क्या? तुम्हें हमारी हालत दिख नहीं रही? बच्चों के शोरगुल को सुनकर कमला जी गुस्से में बोली, देख बेटा, कोई कार नहीं मिलेगी तुझे तो बेवजह का नया बखेड़ा मत खड़ा करो। कार कोई 10-20 हजार रुपए की तो आती नहीं कि खरीद के दे दे। बबीता बोली, अच्छा, बेटों की शादी में तो खूब दहेज इकट्ठा करोगी, तभी तो इतना पैसा खर्च करके उनको इंजीनियर और डॉक्टर बनाया है, और मैं तो दूसरे घर चली जाऊंगी, मुझ पर क्यों ही कोई खर्चा करेगा। कमला जी को बहुत गुस्सा आया। वे बोली, अपनी जबान को लगाम दो, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। हमने क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में खर्च नहीं किया? लेकिन तुम्हें पढ़ने लिखने से ज्यादा सजने संवरने और घूमने फिरने का शौक था, इसलिए बस शादी करके खुश रहो और दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करो। सबकी बातें सुनकर मोहन बाबू भी बबीता से बोले, बेटा, हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हमारी भी अपनी एक सीमाएं होती हैं। शादी में कार देने की हमारी तो हैसियत नहीं है। पिता एक आखिरी उम्मीद थे। जब उन्होंने भी समझाया तो बबीता गुस्से में वहां से चली गई। रात में सब खाना खाने बैठे तो बबीता कमरे से बाहर नहीं आई। कमला जी ने आवाज दी तो अंदर से ही बोली, जब तक आप लोग मेरी डिमांड पूरी नहीं करते मैं खाना नहीं खाऊंगी। कमला जी गुस्से में बोली, खींचकर एक चांटा लगाऊंगी गाल पर तो सारी अकड़ निकल जाएगी। मोहन बाबू बोले, कमला, जवान बेटी पर कोई हाथ उठाता है भला? रुको, मैं बात करता हूं। इतना कहकर वो बबीता के कमरे में गए और बोले, बेटा बबीता, जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। कार है, कोई खिलौना नहीं जो तुम्हारी जिद पूरी कर दे। वो बोली, भाइयों को पढ़ाने के लिए भी तो इतना खर्चा किया था ना आपने, मैंने तो फिर भी इतनी पढ़ाई नहीं की, तो आपका वो खर्चा तो बचा ही है ना। तो अब आप ये सोच लो कि मेरे बचाए हुए पैसे मुझे गाड़ी के रूप में दे दिए। मोहन बाबू हैरानी से बबीता की ओर देख रहे थे, फिर पता नहीं कुछ सोचकर बोले, ठीक है, मैं कल ही लोन के लिए अप्लाई करता हूं, अब खाना खा लो। पिता की बात सुनकर बबीता खुश हो गई और खुशी खुशी बाहर आकर खाना खाने बैठ गई। उसकी खुशी देखकर सबको लग रहा था कि मोहन बाबू ने उसकी बात मान ली। यही सोचकर कमला जी की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। जब बबीता खाना खाकर अपने कमरे में चली गई तब कमला जी ने पूछा, सच सच बताइएगा, कहीं आप तैयार तो नहीं हो गए कार देने के लिए? मोहन बाबू बोले, अब मान ही नहीं रही है तो क्या कर सकते हैं, दे देते हैं कार। कमला जी अपना माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? अपनी बेटी को समझाने की जगह आप उसकी उल जलूल मांगों को बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे जिद्दी स्वभाव के साथ ससुराल में क्या वो बस पाएगी? मोहन बाबू उदास स्वर में बोले, मुझे तो हैरानी इस बात से हो रही है कि मेरी बेटी मेरी मजबूरी तक नहीं समझ रही है। पता नहीं हमारी परवरिश में कहां कमी रह गई। कमला जी उन्हें हिम्मत देते हुए बोली, आप दिल छोटा क्यों करते हैं जी? माता पिता तो अपने बच्चों को बेहतर परवरिश ही देते हैं, पर कभी कभी कुछ बच्चे परवरिश से भटक जाते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते पर भी तो लाया जा सकता है। मोहन बाबू बोले, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। कमला जी बोली, कैसे हो जाएगा? शादी के इतने खर्चे और बेटों की जॉब भी 4 महीने पहले ही लगी है, सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं है, अब ऊपर से एक कार का खर्चा। मोहन बाबू ने कुछ सोचा और दोनों बेटों को बुलाकर बोले, तुम क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो वो खुद ही कार लेने से मना कर देगी। सबने एक साथ बोला, कैसे? मोहन बाबू बोले, बस देखते जाओ, वो मेरी जिद्दी बेटी है तो मैं भी उसका बाप हूं। अगले दिन शाम में मोहन बाबू ने बबीता को बुलाया और बोले, बेटा, मैं लोन के बारे में पूछ कर आया हूं, बैंक वाले भी लोन देने को तैयार हो गए हैं। उनकी बात सुनकर बबीता बहुत खुश हो गई, पर बाकी के घर वाले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बबीता दोनों भाइयों को चिढ़ाते हुए बोल रही थी, देखो मैं जीत गई ना। उस पर मोहन बाबू बोले, अरे बेटा रुक जाओ, कार लेने के लिए कुछ कार्रवाई भी करनी पड़ती है। बबीता बोली, अरे हाँ पापा, मैं तो खुशी के मारे ये सब भूल ही गई, वैसे कब तक हो पाएगा? मोहन बाबू बोले, जल्दी ही हो जाएगा, बाकी सारे पेपर्स तो ठीक हैं, बस सैलरी स्टेटमेंट के लिए पहले तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। बबीता बोली, मुझे नौकरी करनी पड़ेगी? मोहन बाबू बोले, और नहीं तो क्या, बेरोजगार को कार फाइनेंस होती है क्या?
कुछ तो गारंटी होनी चाहिए ना। वो बोली, पर भला कार मेरे नाम से फाइनेंस क्यों होगी? कार तो आप दे रहे हो ना। मोहन बाबू मुस्कुराकर बोले, बेटा, पहली बात ये कि कार गिफ्ट देने की हैसियत मेरी नहीं है, ये तो तुम जिद करके ले रही हो। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, कल तुमने ही मुझे एडवाइस दी थी ना कि बेटों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जितना खर्चा किया था उतना ही खर्चा आप मुझे दे दो। तो बेटा, तुझे बता दूं कि इन दोनों की पढ़ाई के लिए जो लोन लिया था उसकी किश्तें तुम्हारे भाई अब अपनी सैलरी से चुका रहे हैं। तो उसी तरह तुम्हारे लिए कार के लिए जो लोन लेना पड़ेगा वो तो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा ना। आखिर बराबरी का जमाना है, हम तो बेटे बेटी में फर्क नहीं करते भाई। बबीता मुंह बनाते हुए बोली, पर पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो आपकी लाडली हूं ना। मोहन बाबू बोले, हो, पर मैं क्यों नहीं कर सकता? जब तुम ऐसा कर सकती हो तो हमें भी ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है लोन चुकाने की तो मैं संजय जी से बात करता हूँ, वो कार का लोन चुका देंगे। बबीता ने देखा कि उसके सपोर्ट में ना तो माँ है ना भाई, और अब तो पिता भी नहीं है। तो उसने सोचा, शुरुआत में ही ससुराल में इंप्रेशन खराब हो गया तो जिंदगी भर सास ननद के ताने सुनने पड़ेंगे। यही सब सोचकर वो चुप हो गई और हथियार डालकर अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद जो माँ भाई कहते, बबीता चुपचाप सिर झुकाकर बात मान लेती। फिर जब उसकी विदाई होने लगी तो मोहन बाबू ने कहा, बेटा, मेरी सख्ती को तुम गलत मत समझना, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। और जीवन का ये पाठ भी तुम्हें सिखाना बहुत जरूरी था। सोचो, अगर बेटी ही अपने पिता के दर्द को नहीं समझेगी तो मुझ जैसा लाचार पिता ऐसा कदम नहीं उठाएगा तो और क्या करेगा। बबीता को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसकी आंखें भर आई। उसने अपनी माँ, भाई और पिता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। सबने प्यार से उसे माफ भी कर दिया और उसे खुशी खुशी विदा किया, ताकि जब भी वो मायके वापस आए तो वही प्यार और सम्मान उसे मिले। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।